नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। ये कार्यक्रम आप मेरे और आशीष के साथ अगले आधे घंटे देखेंगे। और सीधा सौदा इस वॉलेटिलिटी के बीच में कल की एक छुट्टी के बाद में जब आपने यूएस में एक बड़ा उलटफेर देखा, उलटफेर सिर्फ आंकड़ों में नहीं, याद रखिएगा व्यूज़ में और न्यूज़ में था। आखिरकार वो टैरिफ्स जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लगाए थे वो उनको 90 दिन के लिए, याद रखिए, अभी निलंबित कर दिया गया है। हालांकि चाइना पे लगे टैरिफ्स जो हैं वो एज पर द परसेंटेज अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि वो इनफैक्ट थोड़े और शार्प हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा जिस नोट पे हम कल बात कर रहे थे वो नोट या फिर वो हालात आज नहीं है। एक समय गिफ्ट निफ्टी करीब 1000 अंक ऊपर था परसों रात को, कल सुबह। लेकिन कल यूएस में जो हुआ, डाउ जोन्स क्रैक हुआ, नैस्डैक क्रैक हुआ, S&P 500 क्रैक हुआ। उसके बाद अब मात्र आशीष जो 1000 अंकों की तेजी थी वो 450 अंकों की। थोड़ा सा समझाइए हुआ क्या। बाकी टेक्निकली आशीष डेरिवेटिव्स के हिसाब से अनट्रेडेबल। गुड मॉर्निंग। मैं क्या समझाऊंगा, मेरी तो बोलती बंद कर दी थी ट्रम्प साहब ने। ओपनिंग में आवाज ही नहीं निकल रही थी मेरी। पर गजब है भाई साहब। मतलब वेडनेसडे आपने शाम को एक्साइटमेंट देखा था क्या? बाजार बंद होने के बाद क्या एक्शन रिएक्शन गजब था। ये वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। कैसे टैरिफ ठोक रहे हैं, कैसे टैरिफ हटा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कोई वो सब्सटेंस ही नहीं है। अजीब गरीब हरकतें चल रही है। अब इस तरह के मूड माहौल के बीच में अब चाइना पता नहीं, आज जैसे हॉर्मा सही कर रहे थे कुछ देर बाद, आपने कहानी समझा दी अब तक क्या हुआ है। पर वो चाइना पे अगर वो गणित कहता है कि 145% पहुंच चुकी है टैरिफ, तो चाइना फिर रिटेलिएट करे, क्या पता। क्योंकि टेबल पे आने के नेगोशिएशन तो हो नहीं रहे हैं, ये तो बस अपने उलझुल टैरिफ ठोके चले जा रहे हैं। तो वो पता नहीं, बहुत फ्लूइड सिचुएशन। और 90 दिन मतलब क्या, आपने रोक दिया है क्योंकि आपकी चाइना के साथ सरदर्द हो गया है। इस बीच आप एक्सपेक्ट करोगे सबके साथ बायलैटरल स्टिच करोगे, पर आप ऐसे कमेंट डालोगे, आप वो बोलने लायक ही नहीं ऑन एयर कमेंट जो ट्रम्प साहब बीच में जिस तरह के आ रहे थे। कौन बैठ के टेबल में उस आदमी से बातचीत करना चाहेगा यार। लेकिन खैर मजबूरी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबको झुकना पड़ता है। अच्छा पता है, वेडनेसडे शाम को जब चाइना ने रिटेलिएट करा था टैरिफ के साथ, वीरू, उसी के कुछ घंटे बाद ही ईयू ने भी कर दिया था। वो तो ईयू ने भी होल्ड पे रख दिया अपना, लेकिन कर चुके थे ईयू वाले भी। उनका भी अपडेट आ गया था कि वो भी टैरिफ अप्लाई करेंगे यूएस के इंपोर्ट्स पे। हालांकि तब तक वो डिटेल लिस्ट नहीं आई थी कि कितना क्वांटम होगा। उसके बाद तो क्वांटम भी आ गया था, पर उस बीच ट्रम्प साहब ने 90 दिन का पॉज दे दिया ईयू को, वो रुक गए। लेकिन मामला बहुत फ्लूइड, आप सही कह रहे हो। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, बड़ा मुश्किल है। बस अफसोस इस बात का है कि कल खुले होते फंसी हुई पोजीशंस में बढ़िया निकलने का मौका मिलता। आज भी मौका मिल रहा होगा, लेकिन वो कल जैसा रिजॉइस नहीं कर रहा होगा मार्केट आज। कभी हम पता है छुट्टी का मजा लीजिए, कभी कभी होता है कि बुरे दिन से बच जाते हैं, तो कभी अच्छे दिन मिस हो जाते हैं, होता है ऐसा। कुछ कह रहे हो आप? सॉरी। असल में आज पता है, अगर हम कल खुले होते तो पता है किसको फायदा होता। दरअसल वो जब शुक्रवार को यूएस कोलैप्स हुआ था, जब चाइना ने टैरिफ अप्लाई कर दिया था, बहुत से लोगों ने उस वक्त गिफ्ट निफ्टी पे माल ऐड किया था और बहुत सारे लोगों ने 22,000 के आसपास 21,900 पे माल ऐड किया था। उनको शायद एक बहुत खूबसूरत एग्जिट मिल जाता, जो आप बात कर रहे थे। बट एज ऑफ नाउ लुक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आशीष। मैं टीम आशीष बनाने में बहुत हद तक उस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, जैसे ग्लोबली एसोसिएटेड स्टॉक्स पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहा हूँ। हाँ, मैंने शगुन के लिए 1-2 स्टैट्स वो ले लिए जो सब्सटेंशियल शॉर्ट रखते हैं, बट अदरवाइज जिनका टेक्सचर अच्छा है, जिनमें पुट राइटर्स थे, जिनमें चार्ट्स अच्छे हैं, मैं जिनमें हम अच्छे पोजीशन हैं, हाँ, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं उससे डेविएट नहीं कर रहा हूँ। मैं पहला स्टॉक लेके आऊँगा। देखिए, मुझे जो समरी में नज़र आया, एफएमसीजी और सीमेंट, ये दो स्पेस ऐसे थे जिनमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ थी। मैं जब बात करता हूँ ना किसी भी सेक्टर की लॉन्ग बिल्डअप हुआ, ये मेरा कन्विक्शन है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग्स थे, वहाँ पे पुट राइटर्स ऊपर आ रहे थे। पहला स्टॉक रखूँगा, दैट्स एसीसी। अब एसीसी को आप देखिएगा स्क्रीन पे, एसीसी ने एक डबल बॉटम क्रिएट किया। एक बॉटम जो कि 22 नवंबर 2023 का था, उसको यहाँ पे इसने 12 मार्च को कंसिडर किया, मतलब दोबारा क्रिएट किया। उसके बाद अब ये अपने आप को 50 डेमा के ऊपर कंसिडर करता हुआ, बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, बड़ी शॉर्ट कवरिंग, और ये डे हाई पे क्लोज हुआ। याद रखिएगा 1980 के ऊपर स्टेबल रहा तो ये पॉसिबली 2040 की तैयारी करेगा। एक 2040 और इवन 2060 भी। अब आप पूछेंगे 2060 क्या है?
इसने फरवरी के फर्स्ट वीक में और जनवरी के लास्ट वीक में उस ट्रेजेक्ट्री को स्ट्राइक किया था। हालांकि उस वक्त वो 50 डेमा की स्ट्राइक थी, इस वक्त वो 100 डेमा की रेंज है। तो ACC। और दूसरा है, मैं स्टॉक जो रखूंगा स्क्रीन पे आशीष, वो है अंबुजा। चार्टिकली सीमेंट पूरा अच्छा था, लेकिन मैं अंबुजा को इसलिए कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि इसने फोर्स के साथ, अच्छे शॉर्ट कवरिंग के साथ 200 डेमा को वायलेट किया। तो कहने का मतलब यह है कि सीमेंट पे फोकस है, और क्योंकि ये दोनों चार्ट्स लोअर ट्रेजेक्टरी में प्लेस थे, कंसिडर आप किसी भी सीमेंट को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट कवरिंग ढूंढ रहे हैं तो ये दो महत्वपूर्ण स्टॉक्स हैं। आशीष, कुछ लोग कहते हैं वो जो बॉन्ड्स की एग्रेसिव सेलिंग हुई थी उससे भी ट्रम्प साहब शायद डर गए थे, इसीलिए 90 डेज का पॉज आया। अभी कुछ देर पहले पिछले शो में हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, चाइना के पास तो वीरू 750 या 760 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स हैं, जापान के पास हैं 1 ट्रिलियन डॉलर्स के। और इन दो छुट्टी के बीच में अपडेट तो ये आ रहे थे कि जापान से माल छूटा था। दैट स्पूक्ड। ट्रम्प साहब एकदम से जो पॉज की तरफ बढ़ लिए बचाने के लिए मामले को। खैर, टीम मैंने भी वैसी बनाई है। मैं ज़्यादा, वैसे अगर कल भी खुला होता तो भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको कॉशियस ही रहना है और एक्साइटेड नहीं होना इस फ्लूइड एनवायरनमेंट में। डोमेस्टिक स्टोरीज पे और जो ऐसी स्टोरीज हैं जिनको आप इस ट्रेड वॉर के बीच में कह सकते हो कि शायद डेवलपमेंट जिनके फेवर में जा रहे हैं, उनको मेंशन कर रहा हूँ। बाजार पे देखिएगा, स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद हरकत में आइएगा। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है ये बताने के लिए कौन से स्टॉक सही हैं। मैं बैंकिंग मेजर्स के साथ जा रहा हूँ, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के साथ जा रहा हूँ। शुरुआत में तो दो दिग्गज, HDFC बैंक, ICICI बैंक। बैंक स्वीट स्पॉट में है, बढ़िया डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरीज। एक बात ध्यान रखिएगा, ये अगर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आके टिकने लगेगा ना तो उभरते बाजारों के लिए तस्वीर बदलेगी। और अगर पैसा आना शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से बैंक सबसे स्वीटर स्पॉट पे। किसी भी बड़े इन्वेस्टर से बात करिए, चैनल पे बिग मार्केट वॉइसेस कभी मैं करता हूं, जब बातचीत होती है, सब बैंक्स में एक कंफर्ट पाते हैं। हम लोग जब वीरू किसी से सवाल पूछते हैं, कभी आपने सुना होगा छिपने की जगह कहाँ है? भाई अगर पैसा लगाना है बाजार में तो छिप के क्यों लगाना है? छिपने की जगह इसलिए ढूंढी जाती है वोलेटाइल मार्केट्स में कि आपको इन्वेस्टेड रहना है, पर कंफर्ट किन पॉकेट्स में, उनमें इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप परसों इन्वेस्टेड नहीं होते तो कल मान लीजिए कल खुलता तो आप सारा जूस, साल में ऐसे कुछ ही दिन आते हैं और इसीलिए कहा जाता है साल भर इन्वेस्टेड रहिए ताकि ऐसे दिनों का भुना पाओ, फायदा उठा पाओ। नहीं तो वो मिस कर दिया तो फिर फायदा क्या है? तो इसीलिए छिपने की जगह ढूंढी जाती है। और बैंक्स में, NBFCs को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं इस बात से, बैंक्स में वाकई दिग्गज इन्वेस्टर्स को कंफर्ट आज भी है, वैल्यूएशंस का भी है, डोमेस्टिक एंटिटीज भी हैं और ग्रोथ भी दिखती है। हाँ, ये जरूर है वो बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करती बैंक की ग्रोथ किसी को भी, क्योंकि मैच्योर इंडस्ट्री है, लेकिन ये छिपने की सबसे अच्छी जगह है। तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं जा रहा हूं। मैं HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स को आज के सेशन के लिए ग्रीन में रख रहा हूं। वीरू। ओके आशीष, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स आगे चलूंगा। एक स्टॉक वो जो मोमेंटम में है और एक स्टॉक वो जो बेस से बाहर निकल रहा है, वो मेरे को एक बेटर रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा। मोमेंटम वाला मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा और जो बेस से बाहर निकल रहा है उसके पीछे कारण होगा शॉर्ट कवरिंग, अगर ये गैप अप होता है तो। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये मेरी टीम में इस हफ्ते भी था, लास्ट वीक भी था। बहुत सटीक समय पे हमने इसको अपने इस डिस्कशन में कैप्चर किया था जब ये था मात्र 6600 पे। नाउ इट्स 6834, बट प्राइस वाइज इट्स ए ब्यूटीफुल फ्लैग ब्रेकआउट। बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छा 2% का OI बिल्डअप, पोजिशंस लॉन्ग जुड़े यहाँ पर। अब इसमें याद रखिएगा, अगर आपके पास है तो आपको रीड क्या करना है? आपको रीड ये करना है कि 6600, 6700 पे पुट राइटर आ गए हैं और नेक्स्ट इसका सप्लाई जोन बैठता है 7000। 7000 इसका 4 फरवरी का स्विंग हाई है और 7000 ही अब इसके कॉल राइटर्स का जोन। तो अपोलो पे नजर रखिएगा, एक सेफ पॉकेट है ये इस वक्त इस ऐसे बाजार में जो कि थोड़ा सा, अगर आप देखिए, ग्लोबल मार्केट्स के हालात पर रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि आशीष ने आपको अपने आप को हाइड किया बैंक्स के पीछे, मैं यहाँ पे अपोलो को लेकर चल रहा हूँ। और दूसरा एशियन पेंट्स, इसमें सांच को आँच किया और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इट्स डूइंग वेल, अबाउ 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवर, उसके बाद थिन लॉन्ग एडिशंस। और एशियन पेंट्स याद रखिएगा 9 दिसंबर को इसका इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ था, बेरिश पैटर्न का।
इसने वही प्राइस रीगेन कर लिया अलॉन्ग विद 100 डेमा। याद रखिएगा, अब इसका जो 200 डेमा है ना, वो अलाइंड है 2558 पे। सो जब तक ये सस्टेन कर रहा है 2380 के ऊपर, 2370 के ऊपर, वो ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है। आशीष, ओके, दो दिग्गज बैंक्स रखे थे तो तीसरा भी बैंक ही है, एक्सिस बैंक इन ग्रीन। कोई स्पेसिफिक स्टॉक रीजन नहीं है। जो मैंने पिछले दोनों स्टॉक्स HDFC बैंक, ICICI बैंक के लिए बात करी थी, इसके लिए भी उतनी सटीक बैठती है। अब ये बहुत हेवी वेट्स हैं, दिग्गज बैंक्स हैं, इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा आपको एक्साइट नहीं करेगा। आज के सेशन भी शायद ना करे, आप सिर्फ वॉच करिए। एक्सिस बैंक इन ग्रीन है। अच्छा, एक स्टॉक थोड़ा सा, अभी तक डोमेस्टिक फोकस स्टोरीज थी, डोमेस्टिक फोकस एक और बेहतरीन स्टोरी है जिसका अलाइनमेंट ग्लोब से भी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ग्रीन ही रखूंगा इस एनवायरमेंट में। हो क्या रहा है, ये हमारे लिए तो पॉज होगा। US चाइना दिक्कतें छिड़ गई हैं। ये ट्रंप 1.0 में भी हुआ था, ट्रंप 2.0 में भी और गहराता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ग्लोबल चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया जैसी स्टेबल इकोनॉमी की तरफ मूव करना, एटलीस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस। ये पहले भी बात होती थी, चाइना +1 वाली कहानी है, पर ये फैक्ट है। डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी स्वीटर स्पॉट पे शायद आपको आती हुई इवेंचुअली नजर आए। अपन पिछले 1.5-2 हफ्ते से बहुत बार डिक्सन को ग्रीन में मेंशन कर चुके हैं टीम में, अपने रिसेंट करेक्शन के बाद, और लकीली थमा भी हुआ और चलने की कोशिश भी कर रहा है डिक्सन, क्योंकि लॉजिक इसके फेवर में जा रहा है। तो चाइना रिलेटेड सारे इश्यूज के बीच में, और ये इशू सुलझ भी जाएगा ना, तो भी अगर कोई स्मार्ट ग्लोबल सप्लाई चेन अपनी मैनेज करना चाहता है तो उसको बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की बहुत जरूरत है। डिक्सन टेक इन ग्रीन ही है इस एनवायरमेंट में। वीरू, अपने तो हो गए 4 भाई साहब। आशीष में एक्यूट स्ट्रेंथ मतलब चंबल, आई मीन इस दौर में पूरे फेज में अक्टूबर से लेके आज 11 अप्रैल हो गई, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक डेरिवेटिव्स में शुमार वो है चंबल। और मैं जो अक्सर इस कार्यक्रम में बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की एक इंपॉर्टेंस होती है, वो ये कि जब भी बैकफुट पे आए ये मोमेंटम 20 डेमा से जनरेट कर देगा, और ठीक वही हुआ। इसने 7 अप्रैल को उसी जोन से मोमेंटम जनरेट कर दिया, शॉर्ट वाली ग्रिप इन ले पा रहे हैं। अब याद रखिएगा 638 के ऊपर। अब देखिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, बट जिस पैटर्न पे ये ब्रेकआउट दिया था इसने, वो थी फ्लैग, और उसके अभी भी टारगेट्स पेंडिंग है। तो चंबल अगर आपके पास है तो रीड कीजिएगा ये कि 600 और 600 के ऊपर भी अब पुट राइटर्स आ रहे हैं। सो अब ट्रेजेक्ट्री ऊपर की इसमें खुल गई है। और लास्ट स्टॉक है मेरे सेगमेंट का वो है गोदरेज सीपी। क्या FMCG में बाइंग थी? बुधवार को बाजार खुलने से पहले हमारा काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था, आशीष और मेरा। आशीष की टीम में स्टॉक्स थे, मेरी टीम में थे, और क्या खूबसूरत पैटर्न डे हाई पे क्लोज हुआ। अब इसके जरा डे हाई को कंसिडर करिए, वो है क्या। आपने अगर रीड किया भी हो वीकेंड पे, 19 नवंबर से लेकर अब तक की पूरी प्राइस ट्रेजेक्ट्री पार कर गया। रेट कट, अच्छा मॉनसून, और साथ ही साथ इस महीने से आपको वो जो न्यू टैक्स रेजिम में वो जो बड़ा टैक्स रिबेट मिली है, उसका फायदा इस बार की सैलरीज में आएगा। तो ये एक पॉसिबली ट्रिगर है इस स्पेस के लिए। नया जो इसके लिए क्लस्टर है आशीष, वो 1313 का। आशीष, ओके, अगले स्टॉक्स में वीरू एक तो ONGC ग्रीन करता हूं। हालांकि कल और आज की क्रूड बाकी सब कुछ करेक्ट कर गया। कल एकदम सब कुछ स्पाइक कर, कल मतलब परसों रात में बहुत स्पाइक कर गया था, जब वो 90 डेज का रिलीफ, सो कॉल्ड रिलीफ पॉज कह लीजिए, टैरिफ्स पे आया था, तो क्रूड एकदम से बहुत जम कर रहा था। खैर अभी भी हमारे लिए तो ONGC को रिएक्ट करने के लिए $60 का क्रूड था ब्रेंट। करेक्ट होने के बाद आज भी 63-64 के आसपास ही कामकाज कर रहा है। बीच में तो 65 के आसपास शायद उछल गया था एकदम से। और ONGC के स्टॉक ने बहुत नेगेटिव प्राइसिंग कर रखे हैं। ये उस जोन पे चला गया यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की अट्रैक्टिवनेस बहुत काफ़ी बढ़ गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अब डाउनसाइड ONGC में तो वो फेवरेबल हो गया है उस लिहाज से। और अगर क्रूड वूड का समीकरण अब थोड़े से सुधरे उधरे यहाँ से, हालांकि जब तक चाइना का टसल चल रहा है तब तक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी 90 डेज के रिलीफ से क्रूड उछल रहा है। ONGC को ग्रीनी रखते हैं आज के लिए, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखता है। हालांकि अब पता नहीं क्रूड की चाल आगे कैसी रहती है। अच्छा, हिंडाल्को ही रखिए स्क्रीन्स पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बेस मेटल में बहुत तगड़ा जंप,
पर बेस मेटल जहां छोड़े थे, इवन डॉक्टर कॉपर जहां छोड़ा था, उससे ऊपर ही आज सुबह कामकाज कर रहा है। इन सब ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में रिलीफ यूरोजोन के लिए आया है, इन सब के बीच में रिलीफ यूएस के लिए अपने आप में बन गया है। मुझे लगता है हिंडाल्को अच्छा खासा करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है आज के सेशन में। मैं हिंडाल्को को स्पेसिफिकली इससे सिंगल आउट कर रहा था कि इसका यूरोप एक्सपोजर, इसका यूएस एक्सपोजर और प्लांट्स वगैरह उस जोग्राफीज में है जहां पे रिलीफ प्ले आउट हो रहे हैं। तो हिंडाल्को को इन ग्रीन लेके चलते हैं। और पर इनके लिए क्या है, ऑलरेडी डाइस्टेड है। मेटल्स पे 25% लगनी थी, उसमें कोई पॉज वॉज नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स लगने हैं, वो तो पता है, उसमें कोई तो उसके रिलीफ वाला मामला नहीं है। लेकिन हाँ, ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में हिंडाल्को भी ग्रीन में। मेरे ख्याल से 6-6 दोनों के पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स पे कर लेंगे बातचीत। स्वागत है सीधे सौदा में आपका एक बार फिर से, और अगले दो मेरे खिलाड़ी आपके स्क्रीन पे। अब जो दो स्टॉक्स हैं उसमें से एक पहला स्टॉक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट, मैंने लास्ट सेशन में इसको अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव देके गया, और वो था हुडको। सिद्धांत प्रिंसिपल उस दिन भी टीम में इंक्लूजन का यही था, मतलब वेडनेसडे को, कि जनाब ये शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन इसमें बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी हुडको। लुक एट ओआई फिगर्स, 26%। इंटरडे पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी और इसने क्या किया, इसने पूरा 21 मार्च से लेकर अब तक का पूरा क्लस्टर पार कर दिया। उसके बाद स्ट्राइक किया इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को। याद रखिएगा 214 एंड 15, ये 200 डे का रेंज है, और ये हमारा क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का, जो कि 31 जनवरी से लेकर अब तक प्राइस में फॉर्मेशन में आ रहा है, उसका एक नेकलाइन ब्रीच भी होगा। तो हुड को अपने आप को एक अच्छी पैटर्न में इस वक्त प्लेस्ड किए हुए है। और दूसरा है आईटीसी, अगेन एफएमसीजी, स्ट्रॉन्गेस्ट बास्केट, अच्छा ओआई, अच्छे पुट राइटर्स के कन्विक्शन थे यहाँ पे। आपकी स्क्रीन पे 1% स्लाइड। अभी तो याद रखिएगा एफएमसीजी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो ये क्लोज हुआ 50 डेमा के ऊपर। अब इसमें स्कोप कहाँ पर है, याद रखिएगा आईटीसी का अगला बड़ा सप्लाई जोन आता है 222 और 225। तो आप पूछेंगे क्या ये, 14 फरवरी के ब्रेकडाउन को रीड कीजिएगा चार्ट पे, जब एक मल्टी मंथ चैनल ब्रीच हुई थी, वहां तक का स्कोप नजर आता हुआ। आशीष रखिए स्टॉक्स रडार पे भी। दीपक, अच्छा, चाइना फैक्टर के चलते मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी की स्टोरी हाईलाइट करी थी। दीपक नाइट्राइट रडार पर रखिएगा, इन ग्रीन कर दिया है। कुछ केमिकल एंटिटीज, अब इसमें एसआरएफ वगैरह भी खबरों में है, तो ऐसा कुछ नहीं है सिंगल आउट करने वाला, लेकिन जो सब स्टॉक्स रडार पर रखनी चाहिए उनको मेंशन कर रहा हूं। तो दीपक नाइट्राइट रख लीजिए केमिकल्स में। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स रखना चाहिए ग्रीन में। हाँ, ये बात है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब के टैरिफ तो अपने जैसे उनके भी पॉज हो गए हैं, पर इन पे एडिशनल टैरिफ लगे थे। जैसे मैंने डिक्सन के लिए कहा था, अपॉर्चुन टाइम है। चाइना, वैसे हम बांग्लादेश से कम्पीट करते हैं, लेकिन चाइना से बड़ा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। टैरिफ लग गई हैं, सप्लाई चेन्स ग्लोबली अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही होंगी। गोकुलदास ने अपना आप को बड़ा स्मार्टली प्रूव कर रखा है, क्या ब्रांड्स के लिए काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपने खुद के खड़े कर रखे हैं। टेक्सटाइल में तो है ये स्वीट स्पॉट में। अब देखते हैं आज इन सब डेवलपमेंट की कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन लॉजिकली कोई दीपक नाइट्राइट, कोई गोकुलदास। अब दीपक नाइट्राइट का चैलेंज ये है कि इनके एंड प्रोडक्ट की डिमांड भी स्लो डाउन हो रहा होगा, पर मैं चाइना +1 फैक्टर के चलते इन सब चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ। ये स्वीटर स्पॉट्स में दिखते हैं, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी आज ग्रीन में रहेगा। वीरू, अगले दो कौन से? अगले आशीष आईटी इंक्लूड किया है, और आईटी में मैं फिर कह रहा हूं कि अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो कहां तक की वो समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो कैंडिडेट्स को रखा है। जब भी आईटी में शॉर्ट कवरिंग होती है आशीष, में टेक महिंद्रा को कंसिडर करता हूँ। टेक महिंद्रा इज सच अ ओवरसोल्ड स्टॉक, बट कहाँ तक, देखिए 1272 है। अब आप समझिए कि कहाँ खुलेगा, कहाँ तक का सफर तय करेगा। बेस्ट केस में 1351, मतलब अच्छे केस में 1351 10 डेमा, और बेस्ट केस में करीब 1395। अब ये क्या है जनाब, 1020। मैं इसको इसलिए ड्रॉ करके आया, आप जाइए रीड कीजिएगा 18 फरवरी, जब आईटी में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ। 18 फरवरी से लेकर अब तक टेक महिंद्रा मात्र गिन के 2 सेशंस में 20 डेमा तक गया है। अदरवाइज सारे पुल बैक 10 डेमा पे जाकर कोलैप्स हो जाते हैं। तो हमें किन लेवल्स का नजर रखना है, वो है एक 1350, उसके बाद लगभग एक 1390। और इन्फोसिस सेम इस केस, इन्फोसिस यहाँ पर बेस्ट केस में 1490 या फिर उसके ऊपर निकला तो 1547। आशीष, शॉर्ट कवरिंग के लिए पॉसिबल ये दो कैंडिडेट्स रखे हुए हैं मैंने। आशीष, दो फार्मास्यूटिकल का सरदर्द बचा हुआ है,
बार बार दोहरा रहे हैं, अभी लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा। हाँ, पर पता है लॉजिकली फार्मा के बिना इनका चलना नहीं है, दवा महंगी कर नहीं पाएंगे ज्यादा। इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है इनके लिए, इनको सरदर्द हमसे ज्यादा यूरोप से है। यूरोप की दवाएं वाकई महंगी, हम तो जेनरिक बनाते हैं यार, सस्ते में देने की कोशिश करते हैं। शायद रेसिप्रोकल मतलब हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10% लगे तो लगे, पता नहीं। तो ये सब अजम्पशन है। ऑरोबिंदो फार्मा, मैं इन सब के बीच में एक रिस्पाइट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ग्रीन लेके जा रहा हूं। इन्हें तो खबर भी डाली डायरेक्टर साहब ने, खैर खबर अपनी जगह। सन फार्मास को तो खबर का तड़का जोड़ देता हूं। ऑरोबिंदो इसलिए था कि यूएस का बहुत तगड़ा एक्सपोजर है उसका। सन फार्मास्यूटिकल्स क्योंकि इनकी एक दवा को यूएस कोर्ट से फेवरेबल जजमेंट मिला है, लेक्सेल्वी, और ये इंपॉर्टेंट है। जब इन्होंने कंसर्ट फार्मा को खरीदा था 2023 में, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही ड्रग थी, जिसको अब जाके यूएस कोर्ट से इनको फेवरेबल रूलिंग मिली है। इसकी अहमियत समझिए, FY26 में 90 से 100 मिलियन डॉलर्स कमा के देगी सन फार्मास्यूटिकल्स को, और FY27 में कहा जा रहा है 125 मिलियन डॉलर्स के आसपास अतिरिक्त आय इस एक ड्रग से आ रही होगी। सन फार्मा इन ग्रीन, 10 स्टॉक्स पूरे। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम का क्विक रैप में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा देख के संभल के इस सेशन को, बहुत आसान नहीं है सेशन, लेकिन जो टीम्स हमने ड्रॉ करी है क्विक रैपअप उसका, मैंने यहाँ पे सीमेंस से शुरुआत की है, ACC अंबुजा, देन अपोलो हॉस्पिटल जिसमें स्ट्रेंथ थी, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। क्रूड को देखते हुए एशियन पेंट्स को इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। बाकी चंबल ऑल टाइम हाई, बहुत ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। FMCG से गोदरेज CP ITC हुडको एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट, और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट आज के सेशन में 2 IT मेजर्स, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस। आशीष, ओके, 10 की मेरी टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। सब हरा ही रखा है मैंने। बैंक्स कंफर्ट के तौर पे HDFC, ICICI, एक्सिस, तीनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। डिक्सन, दीपक नाइट्राइट, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, लार्जली चाइना पे जो गाज गिर रही है खास तौर पे उसके बीच। ONGC क्योंकि क्रूड जहां छोड़ा था उससे तो अभी भी रिलीफ के साथ, तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। हिंडाल्को इन ग्रीन क्योंकि यूरोजोन वगैरह के लिए जिस तरह के अपडेट्स आए। और हाँ, 2 फार्मास्यूटिकल, एक ऑरोबिंदो जिसका यूएस का तड़का ज्यादा है, तो सन फार्मास्यूटिकल्स, हालांकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं फार्मा पे अभी भी टैरिफ अवेटेड है, आएगी सेक्टोरली, पर फिर भी जिस तरह के करेक्शंस के बाद ये दोनों स्टॉक्स, और सन फार्मा की तो एक दवा इन्होंने एक कोर्ट में यूएस में जो जीत हासिल करी, इनके लिए खासा पॉजिटिव, इसीलिए 10 के 10 स्टॉक इन ग्रीन।